Hello everyone, welcome back to this channel Economics in Short. This is the Rizvi and I welcome you on this channel where I teach you economic concepts in just span of 5 minutes. So the topic for today is the Keynes theory of employment. In our previous video we have done about the classical theories of employment. So if you haven't watched that video, I will attach the link in the description box. You can go and watch from there. So in this, now we are studying about the Keynes theory. So let's start this video without any delay. Firstly, we will do some of the assumptions of this theory, Keynes theory of employment, because the Keynes theory is based on these assumptions. If you understand this, then you will understand Keynes theory easily. So first of all, the most important assumption which Keynes has assumed or Keynes has taken is the short-run analysis. We have studied or seen in the classical model that they have assumed the long run, but कीन्स ने उनके पूरी थ्योरी को ही रिजेक्ट कर दिया था, रेफ्यूज़ कर दिया था और उन्होंने अपनी न्यू थ्योरी दी थी जो बेस्ड थी शॉर्ट रन में, बिकॉज कीन्स के अकॉर्डिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैगलाइन इज इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, सो विच इज़ क्वाइट लॉजिकल. सो हिज थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन शॉर्ट रन. एंड जो उन्होंने रूल्स, जो टेक्निकल टर्म्स उन्होंने यूज़ करी थी वो थी MEC, विच इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, and K is for multiplier and liquidity preference. And what are these things we will understand in our later videos, but right now these are the terms used by Keynes: marginal efficiency of capital, multiplier, liquidity preference. Next one is population, capital stock, labor force has been assumed constant by Keynes, and so the income is only influenced by employment. Means जैसे जैसे इनकम होगी वैसे ही एम्प्लॉयमेंट लेवल रहेगा. एंड द प्राइसेस आर कांस्टेंट यहाँ पे भी. और जो क्लासिकल थे वो अज्यूम करते थे जो प्राइजेस हैं, वेजेस है, वो फ्लेक्सिबल है, बट कीन्स ने कहा कि ऐसे नहीं है, प्राइजेस इतनी जल्दी क्विकली एडजस्ट नहीं करते डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, सो वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द असम्पशंस विच आर मेड बाय कीन्स. सो लेट्स सी द थ्योरी ऑफ दिस. First one is aggregate supply function. See, the supply function is always from producer and firm point of view. So ये वो amount of money होता है जो producer incur करते हैं अपने input services को hire करने के लिए. It is that amount of money which producer must receive in order to produce and sell output. He also have to pay cost on factors which he hires for doing production. मतलब उसे जो भी वो हायर कर रहा है लेबर्स को और लैंड वो रेंट पे ले रहा है, तो उन सब पे उसे उसका पेमेंट देना पड़ता है. तो वो सब सप्लाई फंक्शन में आता है. तो उसे पहले देखना होगा कि इन सब पे कॉस्ट कितनी आ रही, मीन्स वो लेबर्स को वेजेस कितना देना पड़ रहा है, उस पर इंटरेस्ट उसे कितना देना पड़ रहा है और उसका प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है. तो ये सब उसको देखना पड़ता है. अगर उसे आउटपुट से ज़्यादा मिल रहा है और कॉस्ट कम आ रही है तब तो फिर बेनिफिशियल है कि लेबर्स को उतना इनपुट को हायर कर लो. लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आउटपुट से प्रोड्यूसर को इतना नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए वर्थ नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है कि उस पॉइंट पे हायर करना इनपुट सर्विसेज को. तो प्रोड्यूसर ऑलवेज उस पॉइंट पे हायर करता है जहाँ पे उसकी आउटपुट इसका इक्वल, जस्ट इक्वल रहे उसकी कॉस्ट के. मीन्स that condition like marginal productivity is equal to wages, that condition is coming here. So if cost is less then it would be beneficial. Aggregate supply function is a functional relationship between how many लेबर आर हायर्ड एंड हाउ मच फर्म्स आर गेटिंग रिस्पॉन्स. मतलब वो रिलेशनशिप बताता है कि कितना वो लेबर्स को हायर कर रहा है और उसे कितना उससे उनसे फ़ायदा मिलेगा, वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे. तो ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन उसके बारे में बताता है जो कि डिपेंड करता है फिजिकल एंड टेक्निकल कंडीशंस पे. फिजिकल एंड टेक्निकल कंडीशंस लाइक टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल स्टॉक जो कि कांस्टेंट रहता है. तो इसी गिवन कंडीशंस पे जो प्रोड्यूसर है उसे अपना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना होता है, मीन्स लेबर को हायर करना होता है इन्हीं गिवन कंडीशंस पे. सो दैट्स वाई जो एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं वो ऑलवेज भी क्या रहता है, अपवर्ड रहता है, क्योंकि वो हायर करता है तो उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जाएगी. तो एग्रीगेट सप्लाई का भी अपवर्ड रहता है.
सी एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करती है 4 कंपोनेंट्स पे. फर्स्ट वन इज कंजप्शन डिमांड, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिमांड, थर्ड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट. मीन्स इन शॉर्ट हम लोग इसे बोल सकते हैं C+I+G+NX. मीन्स कंजप्शन डिमांड जो हम कंज्यूमर्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड मीन्स जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दिस इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही है फॉर अस. And this is net export means import minus export minus import. So these 4 constitute the aggregate demand, means group of demand of all 4 components. So आप इसमें भी जो कंजप्शन डिमांड है वो डिपेंड होती है 2 थिंग्स पे. द फर्स्ट वन इज MPC, or you can say propensity to consume, and the third one and second one is disposable income, means income which you have get after paying of the taxes. और जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो भी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर. अब ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये हम लोग अपने लेटर लेक्चर्स पे पढ़ेंगे, वो आज नहीं. तो ये हो गया कंजप्शन डिमांड. एंड नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिमांड. जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है हमारी वो डिपेंड करती है, वो भी 2 थिंग्स पे डिपेंड करती है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. So this is the components of aggregate demand. So I hope you are getting it. अब इसका कितना भी मैंने पढ़ाया. So now the most important concept has been came, which is the effective demand. The concept of effective demand has been given by Keynes. Actually not Keynes, it has been given by Thomas Robert Malthus but popularized by Keynes. So अब ये effective demand क्या होती है? It is a situation where aggregate demand is just equal to aggregate supply, means AD is equal to AS. और AD aggregate demand and aggregate supply क्या होती है we have already done in a previous slides. So this is the situation of effective demand, means at this point producer is going to produce the output and sell the output also, and fix the price at this point. So now let's understand the concept of effective demand through a curve. Means अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कर्व के थ्रू इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है effective demand situation में. So as you can see this curve, the red line which shows the aggregate supply, and the blue line which I have drawn is aggregate demand. On y-axis, this is y-axis, this is x-axis. Here we have taken output, and here we have taken the number of persons employed, means जितने भी laborers employed है or hired है, and here we have taken output. So we have to see that where will be the effective demand. So as we know that it is a situation where aggregate demand is equal to the aggregate supply. So वो वाली condition कहाँ पे fulfill हो रही है? As you can see at this point where E has written, means यहाँ पर O(N)2 labors लगा के हमें आउटपुट M का मिल रहा है, और यहीं पर इसी सिचुएशन पे इस पॉइंट पे AD इक्वल है AS के. बट इफ़ यू लुक हेयर, मीन्स जब N1 O(N)1 लेबर्स एम्प्लॉयड थे, तो as you can see here demand is greater. This is demand curve. Blue line is upper and the red line is lower. The red line aggregate supply की लाइन है, और यहाँ पर N1 लेबर्स पे वो कम है. So यहाँ पे मीन्स प्रोड्यूसर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़्यादा हायर कर सकते, क्योंकि अभी उस डिमांड ज़्यादा है, मीन्स उसे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उसे ज़्यादा लेबर हायर करना पड़ेगा, तो वो लेबर को इंक्रीज़ कर सकता है. तो वो अब लेबर N1 से N2 पे बढ़ा देगा, N2 तक वो बढ़ा देगा, जिसपे उसे आउटपुट OM का मिल रहा है, आउटपुट भी ज़्यादा का मिल रहा है, और दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, मीन्स AD एंड AS. बट वो यहाँ के बाद भी सिचुएशन इंक्रीज वो कर सकता है, बट क्या होगा कि क्योंकि अभी इस पॉइंट N2 पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड एज यू कैन सी यहाँ पे डिमांड हॉरिजॉन्टल हो गई, मीन्स यहाँ पे डिमांड अब चेंज नहीं होने वाली है, और सप्लाई भी वर्टिकल हो गई है, मीन्स यहाँ पर सब कुछ यूटिलाइज हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा प्रोड्यूसर के पास. सो
ये वाली कंडीशन सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती इफेक्टिव डिमांड की। सो यहाँ जहाँ पर ए डी और ए एस मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो वाली सिचुएशन होगी। सो आई होप you are clear with this curve, the situation of effective demand. So lastly, let's just quickly see the summary of Keyes theory of employment. So till now what we have studied, that output and income depend on employment. In income I have written income in short way, means in क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो इनकम है वो ऑलवेज वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ वाई। सो आउटपुट एंड इनकम डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयमेंट पर। एम्प्लॉयमेंट किससे डिटरमाइन होगा? अफेक्टिव डिमांड से। एंड व्हाट इज अफेक्टिव डिमांड? वी ऑल नो दिस। एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन डिपेंड करते हैं फिजिकल एंड टेक्निकल कंडीशन पे, जो कि कांस्टेंट रहते हैं। सो जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि जैसे एम्प्लॉयमेंट होगा वैसे कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो सप्लाई भी ऑब्वियसली राइज होगी। एंड ए डी कर्व भी अपवर्ड रहेगा, क्योंकि जैसे एम्प्लॉयमेंट होगा डिमांड इंक्रीज होगी, तो वो ऑब्वियसली अपवर्ड जाएगा। एंड कंजम्पशन डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन डिमांड किस पर डिपेंड करते हैं? एमपीसी एंड डिस्पोजेबल इनकम। एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमईसी, विच इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बट रिमेंबर, लुक गाइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉर्ट रन में स्टिकी होता है कीन्स के अकॉर्डिंग, तो वो इतनी जल्दी शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस सो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो एमएससी के चेंज होने से चेंज होगी। सो दिस वॉज अबाउट कीन्स थ्योरी। अभी कंप्लीट तो नहीं है, अभी ऑलमोस्ट मैंने एटलीस्ट बेसिक और क्रक्स मैंने अभी बताया है। आई होप आपको ये इतना समझ आया हो, और जिसके लेटर के पार्ट से I will take that in a next video. So if you guys have any doubt, you can ask me in the comment section, and you can also follow me on Insta. I will mention the ID in my description box. So if you find my video useful, please like, share and subscribe to this channel. Thank you for watching this.